नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मिखाइल बुल्गाकोव के उपन्यास व्हाइट गार्ड के कुछ अंशों और उससे जुड़ी समीक्षाओं पर। हाँ, ये कहानी 1918 के कीव की है। बिल्कुल, वो समय जब रूसी गृह युद्ध अपने चरम पर था और कीव शहर में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उस उपन्यास की दुनिया, इसके जो खास विचार हैं और उस दौर की जो अराजकता थी, उसके अहम पहलुओं को समझें, जल्दी लेकिन गहराई से। हाँ, और 1918 का कीव, सोचिए, एक ऐसा शहर था जो कई ताकतों के बीच फंसा हुआ था। पुराना रूसी साम्राज्य तो खत्म हो रहा था और नई ताकतें उभर रही थीं। व्हाइट्स थे, रेड्स थे, यूक्रेनी राष्ट्रवादी, जर्मन भी थे बीच में। अच्छा। सत्ता तो जैसे हर थोड़े दिन में बदल रही थी। स्रोतों में इसे बिल्कुल सही कहा गया है, एक बहुरूप दर्शक जैसा माहौल था, लगातार बदलाव और हिंसा। तो चलिए इसी माहौल से शुरू करते हैं जो बुल्गाकोव ने बनाया है। अनुवादक ने भी इस चुनौती का जिक्र किया है कि उस बहुरूप दर्शक घुमावों को पकड़ना कितना मुश्किल था। हाँ, वो नज़ारे, आवाजें, रूसी और यूक्रेनी भाषा का वो घालमेल और वो अजीब सी चीजें जैसे दीवारों का खटखटाना या टोपियों का अपने आप चढ़ जाना, ये सब उस वक्त को कैसे दिखाता है? ये असल में उस वक्त की सच्चाई दिखाता है। कीव में सत्ता इतनी तेजी से बदली और इतने कंफ्यूजिंग तरीके से। पहले जर्मन आए, फिर वो हेटमैन स्कोरोपाट्स्की, हाँ। फिर पेट्ल्यूरा की डायरेक्टरी, फिर बोल्शेविक, यहाँ तक कि पोलिश सेना भी आई। सबने थोड़े थोड़े टाइम के लिए कब्जा किया। अच्छा। और बुल्गाकोव ने ये सब लिखा भी बिल्कुल घटनाओं के तुरंत बाद, 1923-24 में। तो वो ताजगी, वो घबराहट महसूस होती है। हाँ। और ये सिर्फ राजनीतिक उथल-पुथल नहीं थी। इसका मतलब था लूटपाट, मौतें और वो यहूदियों के खिलाफ दंगे भी, जिन्हें पोग्रोम्स कहते हैं। और इसी सब के बीच में है टर्बिन परिवार। ये कौन लोग हैं? कहानी में इनकी क्या जगह है? सुना है उनका घर एक तरह का महफूज ठिकाना था, स्टोव पर कुछ संदेश वगैरह लिखे होते थे। हाँ, बिल्कुल। टर्बिन परिवार उस दौर के रूसी पढ़े लिखे तबके, मतलब इंटेलिजेंसिया का प्रतीक है। अच्छा। पुराना साम्राज्य तो टूट रहा है, पर वो अब भी जैसे इज्जत, फर्ज और जो रूसी संस्कृति के आदर्श थे, पुश्किन, टॉल्स्टॉय का जिक्र आता है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी त्रासदी यही है, जैसा परिचय में भी कहा गया, कि वो हैं तो भले लोग, पर एक ऐसे निजाम का साथ दे रहे हैं जो बेईमान है, खत्म हो रहा है, और वो इसे पूरी तरह गलत देख भी नहीं पा रहे। मतलब वो फंसे हुए हैं। हाँ, बुरी तरह फंसे हुए हैं। नीचे से किसानों का गुस्सा और पेट्ल्यूरा की सेना की क्रूरता, और ऊपर से हिटमैन और व्हाइट कमांडरों का धोखा और मौका परस्ती। धोखे की बात आई तो एलेना का पति टालबर्ग, वो काफी अहम लगता है। हाँ, टालबर्ग। कैसे वो पहले हिटमैन का साथ देता है, फिर जर्मनों के साथ भाग जाता है और एलेना की नजरों में भी गिर जाता है। हर कोई किसी न किसी चीज से भाग रहा है। पहले लोग कीव की तरफ भाग कर आते हैं, फिर कीव से भागते हैं। और हिंसा, वो तो बहुत खुलकर दिखाई गई है, जैसे पोपिल्यूखा में वो शत विक्षत अफसर कर्नल नाइटुस की मौत, सड़कों पर यूं ही हत्याएं। हाँ, बुल्गाकोव क्रूरता दिखाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। किसानों का वो गुस्सा, पेट्ल्यूरा के टाइम में यहूदियों पर हुई हिंसा, फिर फौज का अनुशासन टूटना। जैसे वो कर्नल मालिशेव अपनी टुकड़ी भंग कर देता है। हाँ, या फिर कर्नल नाइटुस का अपने कैडेटों को कहना कि वर्दी उतारो और भाग जाओ। ये दिखाता है कि समाज कैसे पूरी तरह बिखर रहा था। पुराने नियम, जैसे अफसर का फर्ज, वो या तो बेमानी हो गए थे या फिर जानलेवा। तो नाइटुस का वो आखिरी हुक्म एक तरह की समझदारी थी। हाँ, बेकार की मौत से बचाने वाली एक प्रैक्टिकल बहादुरी थी वो। अच्छा, और इसमें पेट्ल्यूरा और हिटमैन का क्या रोल है? ऐसा लगता है उपन्यास के किरदार उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। हिटमैन तो वो नाकाम कोशिश है जो जर्मनों के सहारे एक रूढ़िवादी यूक्रेन बनाना चाहता था, जिसे रूसी राष्ट्रवादी पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो यूक्रेनी भाषा और पहचान को बढ़ावा दे रहा था, जिसे वो रूस से गद्दारी मानते थे। और पेट्ल्यूरा, वो नीचे से उठते यूक्रेनी राष्ट्रवाद का प्रतीक है। उपन्यास में उसे कैसे दिखाया गया है? उसे लगभग एक डरावनी, मिथकीय ताकत की तरह दिखाया गया है, किसान हिंसा और यहूदी विरोध से जोड़कर। स्रोत ये भी बताते हैं कि बुल्गाकोव, जो खुद रूसी राष्ट्रवादी थे, शायद इन बारीकियों को लेकर थोड़े पक्षपाती हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जो पूरी तरह उलट-पुलट गई है। अफरा तफरी, हिंसा, वफादारियां जो लगातार बदल रही हैं, और इन सब के बीच एक परिवार जो अपने मूल्यों को बचाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये मोह भंग की कहानी है, एक टूट चुके साम्राज्य की दुखद हिफाजत की कहानी,
और ये भी कि इतिहास की बड़ी घटनाओं में आम पढ़े लिखे लोग कितने लाचार हो जाते हैं। बुल्गाकोव इस तबाही को दिखाने के लिए बहुत सजीव विवरण देते हैं, यहाँ तक कि क़यामत यानी लास्ट जजमेंट का जिक्र करके एक बहुत गंभीर सर्वनाश वाला माहौल बना देते हैं। तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। उपन्यास का अंत सितारों के जिक्र से होता है, जो शायद इंसानी उथल-पुथल से परे किसी स्थायी चीज का इशारा है। लेकिन एक स्रोत अलेक्जेंडर हर्जन का जिक्र करता है। हाँ, 19वीं सदी के विचारक। उनका मानना था कि रूसी राज्य एक कब्जा करने वाली फौज की तरह रूस में डेरा डाले हुए था और अपने ही सबसे अच्छे लोगों को धोखा दे रहा था। अगर इस नजरिए से देखें तो किरदारों की वफादारी और उनकी त्रासदी को समझने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।